जो लड़के क्या आएगी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का टॉपिक को देख रहे हैं, महेंद्र कुमार सैनी के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ये भी देखें, अगर कोई कमी है स्टडी में तो उसके प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सॉल्व करना हमारा काम है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको दोबारा रिप्लाई करेंगे। पेपर की डेट नज़दीक आ रही है तो तैयारी में आप जुट जाइए। लॉकडाउन का खूब फ़ायदा उठा लिया आपने इस टाइम। अब अपनी तैयारी में विशेष ध्यान रखें, रुचि करके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में ज़्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और बीच के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं इसमें। सेल्फ स्टडी भी करें और अपनी खुद की पढ़ाई चालू करें, और जो वीडियो आ रही है उनको देखें, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में पूछे जो समझ में नहीं आ रहा। तो आज अपना अगला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल उपकरण के बारे में पढ़ाएंगे आज। तो देखें, चैप्टर का नाम वैद्युतिक उपकरण है। यानी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस। तो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है क्या चीज़, सबसे पहले ये देना है। आजकल क्या है कि पहले जब ITI कंप्लीट कर लेते थे तो अपने पास फट्टा आ जाता था, तो ISI नियम के अनुसार जो पंखा है, कूलर है, फ्रीज है, हीटर है, गीजर है, AC है, इनकी मरम्मत करना यानी मेंटेनेंस करना, उसके बारे में आज पढ़ेंगे इस वैद्युतिक उपकरण में। सारी चीज़ के बारे में, इसके बारे में, इसी से चैप्टर रिलेटिव है। पहली बात करें इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत। सबसे पहले विद्युत के बारे में पढ़ें। विद्युत है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक यानी विद्युत है क्या चीज़? विद्युत एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है? ऊर्जा। विद्युत एक ऊर्जा है और ऊर्जा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ऊष्मा, यांत्रिक ठीक है। ऊष्मा को 3 भागों में बांटा गया। इन तीनों ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ही पैदा होंगी। अब तीसरी बात क्या है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और नहीं नष्ट कर सकते हैं। न तो पैदा किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। आगे क्या है कि अब एप्लीकेशन के बारे में देखें। इलेक्ट्रिकल पार्ट में पढ़े, अब एप्लीकेशन के बारे में देखें। एप्लीकेशन क्या चीज़ है? जब क्या है कि अपनी कोई मोटर है, जब क्या है अपनी मोटर 2 प्रकार की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। अब सिंगल फेज और 3 फेज मोटर जब काम कर रही थी तो उस टाइम बढ़िया तरीके चल रही थी। अचानक क्या है कि प्रॉब्लम आ गई थी मोटर में। अब मोटर क्या है कि अपनी चलती चलती रुक गई। अब उस उपकरण की क्या है सेफ्टी अपन को याद रखनी है कि कैसे कैसे कार्य करना है। जब क्या है कि सिंगल फेज मोटर है, उसमें क्या है कि 2 वाइंडिंग होती हैं। सिंगल पेज क्या है कि मोटर में ये रोटर होता है, इसमें 2 वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग का नाम तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और ये रनिंग वाइंडिंग होती है। कैपेसिटर की सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और ये रनिंग वाइंडिंग होती है। और ये कैपेसिटर लग रहा है। कैपेसिटर सबको पता है क्या काम करता है?
धक्का देने का काम कर रहा है, ये अपनी भाषा में कहते हैं, पर ये करंट को एब्जॉर्ब करके नहीं आगे सप्लाई दे रहा है। दूसरी बात क्या है कि मान ले गलती से क्या है कि अपनी मोटर चलना बंद हो जाए तो पहले कंडेंसर को चेक करेंगे, कंडेंसर है तो इन बाइंडिंग को चेक करेंगे मल्टीमीटर या सीडी टेस्ट लैंप से। इससे प्रॉब्लम अपन को चेक करनी है। मेंटेनेंस का वर्क है इसमें, मतलब इसके बारे में पढ़ने के बाद इनके बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं। अब थोड़ी देर मैं आपसे एक बात करना चाहूँ कि ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी? ऊर्जा की। ये तो कन्फर्म हो गया, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म। और गर्म को इंग्लिश में कहते हैं हीट, H। जब किसी चालक तार में करंट प्रवाहित कर दें तो H बराबर क्या पैदा हुई? इसमें करंट, धारा दे रहे हैं तो धारा प्रवाहित होगी उसमें। करंट इनटू प्रतिरोध, भाई तार का प्रतिरोध भी होगा और धारा कितने समय तक दे रहे हैं वो भी होगा। यानी ऊष्मा बराबर I² इंटू RT। अब ऊष्मा किन किन कारकों पर डिपेंड करती है ये आपको पता होना चाहिए। ऊष्मा किन कारकों पर डिपेंड करती है? पहला, धारा के मान पर। दूसरा, प्रतिरोध। तीसरा, समय। चौथा, एलिमेंट की आकृति। एलिमेंट की आकृति 3-4 पर टॉपिक पर ये करती है। अब कह सकते हैं कि ऊष्मा समानुपाती किसके होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? प्रतिरोध के। ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? समय के। जब ऊष्मा बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी? दुगनी बढ़ेगी। स्क्वायर आ गया, यानी ऊष्मा 2 बढ़ाई तो अपनी करंट का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, यानी 4 गुनी होगी। जब मेरी ऊष्मा 2 गुनी है तो करंट कितनी होगी? 4 गुनी। जब मेरी ऊष्मा यहाँ पर 2 है तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? 2 ही होगा। इसी प्रकार 2 है ऊष्मा तो समय कितना होगा? 2 सेकंड ही होगा। समय कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। ठीक है, ये क्या है? समानुपाती के संबंध हैं। इसके हैं समानुपाती के। अब आपको बताया था अभी एक जूल का नियम पढ़ा होगा आपने पहले। जूल का नियम, जब तार में विद्युत सप्लाई दी जाती है तो तार गर्म हो जाता है। इस नियम को जूल ने सत्यापित किया था और जूल के नियम में कहा कि जब कोई चालक में धारा को प्रवाहित कराते हैं तो धारा वर्ग के समानुपाती इंटू प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होती है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि H बराबर I² इंटू RT था। तो I² इंटू R क्या है? पावर है। तो पावर के 3 फॉर्मूले थे। P बराबर B गुना I, P बराबर I² इंटू R, P बराबर B² बटे R। अब अपने पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये वाला। तो अपन इसकी जगह P लिख सकते हैं। तो H बराबर इस P की जगह ये चीज भी लिख सकता हूं मैं, B गुना I इंटू T। H बराबर इस P की जगह ये चीज भी लिख सकता हूं, B² बटे R इंटू T। कितने फॉर्मूले हो गए? 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूला हो गए तीनों। ये आपको पता है कि H क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। I क्या है? करंट। करंट का मात्रक एम्पियर।
R प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, T समय, समय का मात्रक सेकंड, और B क्या है वोल्टेज, और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट। क्लियर। आगे देखें, अब उसने कहा कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होते हैं। कितने होते हैं 4.18, यानी 4.18 जूल होते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी है बटे जे, जे क्या है जूल नियतांक, क्या है जूल नियतांक। अगर इसका भाग लगा दें अपन, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, इस जे का मान क्या है 4.18, 4.18 लगाया तो भाग देने पर 0.24 I स्क्वायर इंटू आर टी, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब क्या है कि हीटिंग एलिमेंट की बात करते हैं। हीटिंग एलिमेंट, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उसमें हीटिंग एलिमेंट किसका बनाया जाता है, और अपनी जो हीटर वगैरह गीजर है उसका एलिमेंट किसका बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है, गीजर का एलिमेंट किसका बना होता है। ये बनाए जाते हैं नाइक्रोम के। और भट्टियों में जो हीटिंग एलिमेंट लगता है वो कैंथाल का बनाया जाता है। किसका, कैंथाल का। कैंथाल का बनाया जाता है। कैंथाल का क्या होता है, क्रोमियम, निकिल और लोहे से मिश्रित बना होता है। ये क्रोमियम कॉमा निकिल कॉमा लोहे से मिश्रित बना होता है ये एलिमेंट। इसमें अलग अलग अनुपात में ये तीनों चीज़ मिलाई जाती है और इसका वर्किंग टेम्परेचर 1280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी वर्किंग टेम्परेचर 1280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और 20 क्या है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बतानी है, तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता 135 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है। माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है। और इसका गलनांक 1510 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक कितना है इसका, 1510 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस कैंथाल का उपयोग कहाँ किया जाता है। कैंथाल का उपयोग बड़ी भट्टियों में किया जाता है। कहाँ पर, बड़ी भट्टियों में, जहाँ पर स्टेनलेस स्टील होती है। स्टेनलेस स्टील को मृदु करने के लिए किया जाता है। मृदु क्या होती है, सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा एलिमेंट देखें, दूसरा एलिमेंट है नाइक्रोम। कौन सा है, नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या होता है, क्रोमियम प्लस निकिल मिश्र धातु से बनाया जाता है। क्रोमियम प्लस निकिल मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। क्रोमियम की मात्रा 80% ली जाती है और निकिल की मात्रा 20% ली जाती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम और निकिल की मात्रा कितनी होती है नाइक्रोम में, 80% और 20% निकिल की होती है। ठीक है। और इसका टेम्परेचर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी तापमान, इसका तापमान कितना है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। और विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है इसका, 10 माइक्रो
मीटर, 10 माइक्रो मीटर होता है। 10 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है ये, 10 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। और इसका उपयोग आपको पता ही है, हीटर में किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, गीजर में किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। आप सोच रहे होंगे लैंप के लिए, लैंप में नहीं होता है, लैंप में टंगस्टन के उपयोग किया जाता है। लैंप का एलिमेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऊष्मा घटक के प्रकार, ऊष्मा घटक दो प्रकार के होते हैं। पहला खुले प्रकार का और दूसरा होता है बंद प्रकार का। दूसरा क्या है? बंद प्रकार का। सबसे ज़्यादा लोग वह क्या करते हैं, खुले प्रकार का अपना हीटर में काम में आता है, रूम हीटर होता है अपना, उसमें भी काम में ले लेते हैं। और बंद प्रकार का भी आता है। बंद प्रकार का आपने देखा होगा, ओवन देखा है, ओवन, उसमें भी काम में आता है और रूम हीटर में भी काम में आता है। दो प्रकार के एलिमेंट चलते हैं। सबसे ज़्यादा यूज करते हैं खुले प्रकार का यूज करते हैं। कौन सा? खुले प्रकार का। अब पहले इनकी एलिमेंट पढ़ने से पहले अपन को सारे उनके बारे में पता लगना चाहिए कि हीटिंग एलिमेंट कितने टेम्परेचर तक सहन कर सकता है तापमान को, कितने टेम्परेचर तक सहन कर सकता है तापमान को। सबसे पहली बात करेंगे रूम हीटर की। सबसे पहली बात रूम हीटर। रूम हीटर 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रूम हीटर कितना है? 750 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रिकल स्टोव यानी विद्युत स्टोव, विद्युत स्टोव 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। विद्युत प्रेस की बात करेंगे। विद्युत प्रेस 800 से 850 डिग्री। (800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अपन क्या करेंगे? विद्युत केतली। विद्युत केतली, विद्युत केतली होती है 550 से लेके 700 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हॉट प्लेट आएगी जो 500 से लेकर 700 तक होती है। हॉट प्लेट 500 से लेकर 700 तक। और टोस्टर होता है 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 750 से 900 डिग्री टोस्टर होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रूम हीटर। जो भी टॉपिक पढ़ाया है इसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जितने भी आपके जो चैप्टर हैं, जो ट्रांसफार्मर रहा, मेजरमेंट रहा, लैंप रहा और एसी थ्योरी रहा, पॉलीफेज रहा और वायरिंग, इन सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों में से आते हैं और ये क्वेश्चन गहराई में जाके बनते हैं, गहराई में जाना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि ये टॉपिक देखते जाएं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे पूछ सकते हैं, जैन साहब से पूछ सकते हैं। और अपना चैनल है महेंद्र कुमार सैनी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।